मूर्धन्यों को झकझोरने वाला हमारा भागीरथी पुरुषार्थ। धरती पर रहने वाले मनुष्यों में से 3/4 संख्या बालकों, असमर्थों, ना कमाने वालों की है। इनके अतिरिक्त भी जो बचते हैं उनमें बड़ा भाग उनका है जिनकी दुनिया पेट भरण तक सीमित है। दिन गुजारने के अतिरिक्त ना उनकी कोई महत्वाकांक्षा है और ना ही क्षमता। धरती अधिकांश इन्हीं के भार से लदी है। जिनमें दूरदर्शिता, विवेकशीलता की मात्रा विद्यमान है, वस्तुतः उन्हीं को मनुष्य कहना सार्थक है। वे अपनी समाज की समय की समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करने और उनके समाधान खोजने में सक्षम भी हैं। हमारी भावी क्षमता इसी समुदाय के लिए कार्यरत रहेगी। सूक्ष्मीकरण के उपरांत जो भी कुछ कार्य क्षमता हस्तगत होगी उसका उपयोग इस जागृत समुदाय के निमित्त ही होगा। इन जागृतों में वे बालक भी सम्मिलित हैं जो आयु या शरीर के दृष्टि से छोटे होते हुए भी भविष्य में कुछ करने की क्षमता पूर्व जन्मों से सजोए हुए हैं। एक शब्द में हमारे कार्यक्षेत्र को जागृत आत्माओं का समुदाय कहा जा सकता है। हम इस वर्ग के पीछे लगेंगे और प्रयत्न करेंगे कि उनकी सहायता से शिष्टा का वह प्रयोजन पूरा हो जिसमें मनुष्य को अशुभ से बचाकर उज्जवल भविष्य तक घसीट ले जाना है। अपने कार्यक्षेत्र के हम 3 विभाग करते हैं। प्रथम मूर्धन्य, द्वितीय मध्यम, तृतीय कनिष्ठ। मूर्धन्यों में संसार के भाग्य विधाताओं की गणना होती है जो संसार को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। इनमें 4 स्तर के लोग हैं। एक वे जिन्हें राजनेता कहते हैं, दूसरे वैज्ञानिक, तीसरे धनाध्यक्ष, चौथे मनीषी, जिनमें साहित्यकार, कलाकार से लेकर सेनापति तक के वे सभी लोग आते हैं जो अपनी प्रतिभा से परिस्थितियों को असाधारण रूप से प्रभावित करते हैं। सारी समस्याएं इन्हीं चारों का समुदाय उपजाता है और चाहे तो समेट भी सकता है, पर ऐसा होता नहीं दिखता। युद्ध के दृष्टि से 2 भागों में बटी हुई दुनिया अब झगड़ते झगड़ते इतनी समीप आ गई है, किसी को भी पीछे हटना कठिन पड़ रहा है। विपक्षी दबोच ले तो हम कहीं के भी ना रहेंगे, यह डर खाया जा रहा है। साथ ही अर्थचक्र जिस ढर्रे पर घुमा दिया है उसमें यही एक राह है कि जो चल रहा है उसे चलते रहना दिया जाए, अन्यथा पूंजी व्यय हो जाएगी, कारखाने बंद होंगे, बेकारी फैलेगी और उपद्रव होंगे। इन असमंजसों का हल किसी को सूझ नहीं रहा है, ना आगे बढ़ने में ठिकाना, ना पीछे हटने में। ऐसी दशा में सर्वनाश के अतिरिक्त और क्या हल हो सकता है, यह ढूंढना समझदारी का काम है। समय रहते यह प्रकट होगी, नए विकल्प सूझेंगे, पीछे हटने में भलाई लगेगी। विनाश साधन बनने के स्थान पर सृजन के लिए अभी नए निर्माण का क्षेत्र बहुत बड़ा खाली पड़ा है। उसकी ओर मुड़ने में, दिशा बदलने में, वर्तमान ढर्रे में उलट पलट हो तो बहुत करनी पड़ेगी, पर ऐसे नहीं है जो ना हो सके। यह कार्य चारों मूर्धन्यों के मन क्षेत्र में इतना सूझबूझ उदय हो तो हो सकता है वह होगी भी। शासनाध्यक्ष अपने ढंग से सोचेंगे और धनाध्यक्षों को पूंजी सुरक्षित रखने और बढ़ाने के लिए नए विकल्प ध्यान में आएंगे। वैज्ञानिकों को नए मार्ग मिलेंगे। सूर्य ऊर्जा का दोहन, समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाना, खाद्य उत्पादन जैसे कितने ही काम ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा इन्हीं दिनों किए जाने चाहिए। अंतरिक्ष यात्रा और सर्वनाशी आयुध बनाना उतना जरूरी नहीं है। इस प्रकार साहित्यकारों, कलाकारों के लिए मानवीय गरिमा को मान्यता देने वाली विचारणा एवं भाव संवेदना देने का बहुत बड़ा क्षेत्र काम करने के लिए सूना पड़ा है। क्या आवश्यकता है कि वे ध्यानाध्यक्षों के लिए कसाई के कुकर की भूमिका निभाएं और वह करें जो न तो आवश्यक है और ना ही शोभनीय।
इन चारों में अगले ही दिनों फूट पड़ेगी। अभी तो मिलजुल कर काम कर रहे हैं। संयुक्त प्रयास से गाड़ी प्रलय युद्ध की ओर सरपट चाल से दौड़ रही है, पर अगले दिनों चारों घोड़े अपनी अपनी मर्जी प्रकट करेंगे और अलग अलग दिशा में चलने की सोचेंगे तथा अपनी मर्जी के अनुरूप दिशा निर्धारित करेंगे, तो फिर यह विनाश तंत्र इस रूप में न रहेगा जिसमें कि आज है। युद्ध के उपरांत दूसरी समस्या है औद्योगिकरण की। विशालकाय यंत्रों ने जनता का शहरीकरण किया है और उसके कारण अनेक संकट, भारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। उपनिवेशवाद को उसी के कारण प्रोत्साहन मिला है। पूंजीवाद पनपा है। प्रदूषण के कारण सर्वत्र विष व्यापा है। यह भी एक धीमा महायुद्ध है जो चलता रहा तो सर्वनाश किए बिना रुकेगा नहीं, भले ही अणुयुद्ध की तुलना में देर लगे। हमारा प्रयत्न होगा कि सादगी आंदोलन चले, विकेंद्रीकरण की बात सूझे, लोग हाथ की बनी वस्तुओं से काम चलाने की आदत डालें, फैशन छोड़ें, अपव्यय ठाट बाट के विरुद्ध जनता में घृणा भाव उत्पन्न हो, लोग शहरों से विमुख हो, कस्बेपन के। गांधी जी ने स्वराज आंदोलन के साथ साथ गांधी को जोड़ा था। जब यह विचित्र लगता था, पर अब अर्थशास्त्र का दूरदर्शी विद्यार्थी यह स्वीकार करता है कि यदि शांति से रहना है तो सादगी को जीवनचर्या में अविच्छिन्न स्थान देना पड़ेगा। बड़े कारखाने मात्र मशीन बनाने जैसे अनिवार्य प्रयोजनों के लिए नहीं रहे, पर उन्हें जनजीवन की आवश्यकताओं के क्षेत्र में प्रवेश न करने दिया जाए। वस्त्र उद्योग विशेषतः हथकरघों के लिए सुरक्षित रहे। दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुएं गांव में बने। इस कार्य में शायद पूंजीपति और सरकारें सहमत न हो, तो भी यह सादगी ही हाथों उद्योग की देहातों में लौटने की हवा जन सामान्य में प्रारंभ करनी होगी। इसके बिना बेकारी का कोई विकल्प ही नहीं है। प्रदूषण से निपटने के लिए छोटे उद्योग, छोटे कारखाने देहातों में चलाने से काम बन सकता है। खाली स्थानों पर पेड़ लगाने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाएं, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए वही एक कारगर उपाय है। वाहनों की द्रुतगति कम की जा सकती है, बैलगाड़ियां काम में लाई जा सकती हैं, बिजली से न चलने वाले वाहन भी विनिर्मित हो सकते हैं। साइकिल युग तो लौटने ही वाला है। शिक्षा क्रांति इन्हीं सिद्धांतों पर अवलंबित है। नौकरी के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने की वर्तमान भेड़ चाल ने युवा वर्ग को दिग्भ्रांत, निराश एवं क्षुब्ध किया है। शिक्षा ऐसी हो जो दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताओं की जानकारी दे। विशेषज्ञ बनने के इच्छुक उन विषयों को पढ़े, सर्वसाधारण पर निरर्थक भार न लदे। अभी तो समूची मानव जात के अनेक टुकड़ों में बटी है और विश्व परिवार का कोई सहयोग नहीं बन पड़ रहा है। पर वह दिन दूर नहीं जब एक राष्ट्र, एक भाषा, संस्कृति और एक व्यवस्था इस संसार में चलेगी। विग्रह न्यायालय द्वारा निपटाया जाया करेंगे। बड़ी युद्धों की कहीं आवश्यकता ना पड़ेगी। स्थानीय झंझट पुलिस निपटा लिया करेगी। सामर्थ्य भर काम आवश्यकता अनुसार दाम की जब अर्थनीति चलेगी और विलास तथा संग्रह पर अंकुश रहेगा, तो अपराधों का आधारभूत कारण ही समाप्त हो जाएगा। चिंतन, चरित्र और व्यवहार में जब शिक्षा व्यवस्था तथा प्रचलन परंपरा द्वारा आदर्शों के समावेश का भरपूर प्रयत्न रहेगा, तो कोई कारण नहीं कि उन जघन अपराधों का अस्तित्व बना रहे जो आज सर्वत्र बेतरह छाए हुए हैं, जन जन को आतंकित बनाए रहते हैं। राजनेता, धनाध्यक्ष, वैज्ञानिक, मनीषी, ये चार वर्ग जनसाधारण की वर्तमान दुर्दशा के लिए उत्तरदायी हैं। इन चारों को ही व्यापक स्तर पर ढूंढा, झकझोरा और कचोटा जाएगा। यह कार्य एक स्थूल शरीर से संभव नहीं हो पा रहा था। इसके लिए असंख्यों द्वारा तक पहुंचने की आवश्यकता समझी गई। उससे अगले दिनों सूक्ष्म शरीर से ही संपन्न तक करने रहा जाएगा। उत्पादित सामर्थ्य और ईश्वर सेवा का समन्वय इस कठिन कार्य को सरल बना दे तो किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए।